नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसका शीर्षक है विध्वंस। भुनगी बनारस के बीरा नाम के एक गांव की रहने वाली थी। कई वर्ष पहले वो विधवा हो चुकी थी। उसके पास कोई संतान भी न थी। इस समय वो निपट अकेली थी। उसके पास ना कोई जमीन थी, ना कोई और संपत्ति। उसके जीविका का सहारा सिर्फ एक भाड़ था। गांव के लोग चबैना या सत्तू पर ही गुजर करते हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पे नित्य प्रति भीड़ भुनाई के लिए इकट्ठी रहती और उस भुनाई से जो कुछ भी थोड़ा बहुत भुनगी को कमाई के रूप में मिलता, पैसा या अनाज, उसी से उसका गुजारा होता। कुछ खाने पीने का इंतजाम कभी कभी ना हो पाता, क्योंकि जमींदार के यहाँ जब वो बेगार करती तो भाड़ बंद हो जाने के कारण और काम ना कर पाने के कारण ना जमींदार के यहाँ से कुछ मिलता, ना वो अपना काम कर पाती। बहुत कठिनाई से उसका जीवन यापन हो रहा था। सुबह सवेरे ही वो चारों ओर सूखी पत्तियां और टहनियां, लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकल जाती। कई दोपहर तक उन्हीं के सहारे फिर दिन भर भाड़ जलाया करती और रात को भाड़ के पास ही अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में थोड़ा बहुत खा पी के पड़ी रहती। सुबह होने पर फिर वही जद्दोजहद, वही सिलसिले। इस तरह भुनगी के भाड़ के पास पत्तियों और लकड़ियों का ढेर हमेशा लगा रहता, जो कि वो बीन के लाती थी। भाड़ जलाने का कार्य प्राय दोपहर से ही शुरू हो पाता, क्योंकि पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठे करने में बहुत देर लग जाती। जमींदार पंडित उदयवान पांडे गांव के बहुत निष्ठुर और बेरहम मुखिया थे। उन्हें कभी भुनगी पर दया न आती। जब वो अपने घर का पानी भरवाते और अपना अनाज उसके भाड़ पे भुनवाते, तो कभी ना उसको अनाज देते, ना पैसा देते, ना कुछ और। इसलिए भुनगी बहुत उदास रहती। कभी कभी उसको भूखा सोना पड़ता और हर बात पर भुनगी को जमींदार यही धमकी देते कि जिस दिन तूने बेगारी से इनकार किया, उस दिन तुझे गांव से निकाल दूंगा। भुनगी डर के मारे उसका हर कहना मानती और मजबूरी में सब कुछ सहती रहती। अब चैत का महीना था। आज संक्रांति का पर्व था। आज ही के दिन नए अन्न का सत्तू खाया जाता है व दान दिया जाता है। उस दिन घरों में आग न जलने के कारण भाड़ पर बहुत भीड़ थी। वहाँ मेला सा लगा था। भुनगी को थोड़ी खुशी थी कि आज कमाई कुछ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वहाँ खड़े लोगों को जल्दी भुनवाने की होड़ थी। बीच बीच में भुनगी झुंझला भी जाती। उसका सांस लेना भी दूभर हो रहा था काम की वजह से। पसीने से तरबतर थी, थकान और भूख से और गर्मी से उसका बुरा हाल था। अचानक जमींदार के यहाँ से कुछ लोग बड़े बड़े टोकरे अनाज के लेके भुनाने के लिए भुनगी के पास पहुंचे और बहुत रुआब से बोले, सुन, सरकार ने कहा है इन्हें जल्दी से भून दे। भुनगी
इतना सारा अनाज देखकर सहम उठी, क्योंकि उस वक्त सूर्यास्त का समय था। उसने सोचा, कैसे इतना अनाज इतनी जल्दी भूनूंगी, पर जमींदार की धमकियां उसके कानों में और जहन में बसी हुई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उस अनाज को भूनने में लगी और मन ही मन उन सबको कोसकर जो यहाँ अनाज को लेकर आए थे कि अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था, पता नहीं कहाँ से ये यमदूत आकर मेरी जिंदगी को नरक कर गए। अब मुझे गई रात तक इसी भाड़ पर गुजारा करना पड़ेगा, भूनते भूनते। फिर वहाँ खड़े चपड़ासी जाते जाते धमकाकर उसको बोले, जल्दी हाथ चला, देर न करना, समझी? नहीं तो सरकार का गुस्सा तो तुझे मालूम ही है, तेरा क्या होगा तू जानना। हम तीसरे पहर आकर ये भुने हुए अनाज को ले जाएंगे और कायदे से भूनना इन्हें। तो भुन की तड़प के बोली, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेते जाना। वो इठलाकर बोले, तेरी तरह हम फालतू नहीं हैं, और भी काम है हमें, तू तो खुद डूबेगी ही, हमें भी मरवाएगी। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। अब तेजी से भुनगी अनाज को भूनने में जुट गई, बीच बीच में भुनाई बंद करके कभी पत्ते और लकड़ियां डालकर भाड़ को झोंकती, कभी आग ठंडी पड़ने पर दोबारा आग जलाती। इस तरह अकेले इतना काम करते करते उसकी हालत खराब हो गई, हाथ पांव भी जवाब देने लगे। अब वो परेशान हो उठी, पर डर के कारण वो तन्मयता से अपने काम में लगी रही। बीच बीच में नजरें उठाकर रास्ते की तरफ भी देख लेती कि वो मरदूद कहीं से अचानक अभी न टपक जाए आकर, अभी तो बहुत काम बाकी है। वो सोचने लगी, अगर उसे देर हुई तो इन नौकरों से भी मार और गाली दोनों खाने पड़ेंगी। दहशत से उसका बुरा हाल था। लगातार अनाज को भूनने के बाद भी आखिर वही हुआ जिसका भुनगी को डर था। वही सब नौकर दूर से आते दिखाई दिए तो भुनगी के हाथ पैर फूल गए। अभी भुनने के लिए बहुत सा अनाज बाकी था। उधेड़ बुन में कुछ सोच ही रही थी कि नौकर पास आकर ऐंठ कर बोले, क्यों री, अनाज भुन गया क्या सारा? भुनगी झल्लाकर बोली, दिखाई नहीं देता, भून तो रही हूं। चपड़ासी तैश में आकर बोले, सारा दिन बीत गया, अभी तक अनाज ना भून पाई तू? और ये जो भून के रखा है, क्या इससे सत्तू बन पाएगा? ये कैसा अनाज भूना है तूने? सारे अनाज का सत्यानाश ही कर डाला। अब देखना सरकार तेरी क्या गति बनाते हैं। फिर वही हुआ जिसका भुनगी को डर था। कुछ ही देर में उसका भाड़ रात के सन्नाटे में तोड़ डाला गया। अब वो बेचारी अपनी किस्मत को रोने लगी कि अब मेरी रोजी रोजगार का क्या होगा, मेरा तो यही सहारा था, इसके अलावा मैं कुछ करती नहीं थी। गांव में एक ही मेरा भाड़ था, अब गांव वाले भी परेशान होंगे और मैं भी। अनाज वो लोग किससे भुनवाएंगे, यही सब सोच के वो परेशान हो उठी। कुछ लोगों ने ये सब दिक्कत देखकर जमींदार के पास जाकर दोबारा भाड़ बनवाने के लिए प्रार्थना की, पर जमींदार ने किसी की एक ना सुनी और निर्दयता से अपने घमंड में चूर होकर और अपने रुतबे को देखते हुए सबको वहां से भगा दिया। बेचारी भुनगी भूखी प्यासी टूटी हुई झोपड़ी में विलाप करती रही। गांव वाले भी बेचारे क्या करते, जो कर सकते थे वो कर चुके, पर जमींदार पत्थर दिल था। इस प्रकार
1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन जमींदार अपने कुछ कारिंदों के साथ गांव में लगान वसूलने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में भुनगी का भी झोपड़ा पड़ा। जमींदार ने उधर नजर डाली तो देखा कि भुनगी बड़े मनोयोग और तल्लीनता से दोबारा मिट्टी जमा करके भाट बना रही है। सहसा जमींदार उसके पास आ खड़े हुए और कड़क कर बोले, क्यों? ये किसके हुक्म से दोबारा बना रही है? तुझे मेरा कोई डर है या नहीं? बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझमें? और सुन, यहां मेरा हुक्म चलता है, क्या तुझे कुछ याद है कि नहीं? भुनगी ने डरते डरते जवाब दिया, सरकार, मैं भूखी मर रही थी तो गांव वालों ने कहा कि बना ले, शायद सरकार का दिल पिघल जाए। जमींदार गुस्से से लाल पीला होता हुआ बोला, अच्छा, गांव में अब तेरी और गांव वालों की मर्जी चलेगी। अभी तू मुझे जानती नहीं है, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ, रुक। ये कहकर जमींदार ने भाड़ पर एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी होने के कारण वो निर्माण भरभरा के गिर गया और दूसरी ठोकर नांद पे मारी तो भुनगी की कमर पे वो नांद आ गिरी। दर्द से कराहती हुई भुनगी क्रोध से निडर होकर चिल्ला पड़ी, महाराज, मेरे साथ क्यों बेइंसाफी करते हैं आप? तुम्हें इंसान का डर ना सही, ईश्वर का तो कुछ डर होना ही चाहिए सरकार। जमींदार ने धमकी दी, बकवास बंद कर और सुन, दोबारा अब यहां भाड़ बनाने की कोशिश की तो तू समझ लेना तेरा अब क्या होगा। अभी तो मैंने इसको तोड़ा ही है, इससे बुरा अंजाम क्या होगा तू खुद अपनी आंखों से देख लेना। भुनगी बोली कि अगर मैं भूनने का काम ना करूंगी तो खाऊंगी कहां से? जमींदार निर्लज्जता से बोला, हमने तेरे पेट का ठेका लिया है क्या? अब ये सब तू जान के तू कहां से खाएगी, क्या खाएगी, क्या करेगी? फिर तैश में आकर भुनगी ने भी गुस्से से जवाब दिया कि जब मुझसे बेकार करवाते हो और घर का पानी भरवाते हो और काम करवाते हो सारे, और तब क्या आपका दिल नहीं पिघलता? तब आप कौन सा पैसा दे देते हो या अनाज दे देते हो? तो बेशर्मी से जमींदार बोला, गांव में रहना है तो तुझे मेरी बेगार करनी ही होगी। अगर ये सब तुझे मंजूर नहीं तो इसी वक्त गांव से निकल जा। अब भुनगी का सब्र जवाब दे चुका था, वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। तो नक्कर बोली, गांव क्यों छोड़ दूं मैं? 12 साल खेत जोतने पर तो आसामी भी कष्टकार हो जाता है। फिर मेरे सास ससुर बाप दादे सब इसी गांव में तो रहते आए हैं और मेरी जिंदगी भी इसी गांव के इस झोपड़े में कटी है। अब यमराज ही मुझे इस झोपड़े से और गांव से निकाल सकते हैं। उसका जवाब सुनकर जमींदार गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, अच्छा, अब तो मुझे कानून पढ़ाएगी? अगर मेरे पैर तू पड़ती तो एक बार को मैं तुझ पर रहम भी कर लेता, पर अब तुझे गांव से निकाल कर ही मैं दम लूंगा। देखता हूं तू कैसे नहीं जाती गांव से। और फिर पीछे मुड़कर अपने कारिंदों से मुखातिब होकर बोला, मुंह क्या देखते हो? लगा दो आग और जला डालो इसके झोपड़े को। फिर क्या था,
इतना सुनते ही कारिंदों ने तुरंत वहां पड़ी पत्तियों के ढेर और लकड़ियों में आग लगा दी। हवा तो तेजों से चल ही रही थी और एक ही क्षण में आग की लपटें विकराल रूप धारण करके आकाश से बातें करने लगी। फिर उन पत्तियों और लकड़ियों से निकलती हुई चिंगारियां हवा में इधर उधर उड़ने लगी। आसपास के और झोपड़ों में भी आग की चिंगारियां गिरने लगी और धीरे धीरे करके आग दूसरे झोपड़ों तक भी पहुंची। तब तक भुनगी का झोपड़ा जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। अब आग आगे से आगे बढ़ती ही जा रही थी। पूरे गांव में हाहाकार मचा था। चीख पुकार से सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आग जैसे सारे गांव को भस्म करने पर ही तुली थी। अब चारों तरफ दौड़ते इंसान, घबराए हुए जानवरों के सिवा और कुछ न दिखता था। आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। ना जाने कितने लोगों के जानवर जलकर दर्दनाक चीखों से चिल्ला रहे थे, जिससे वातावरण और भी भयावह हो रहा था और किसी को अपना होश न था। सबकी झोपड़ियां जल रही थीं, साथ ही उनका माल साथ और सबको जलकर राख हो रहा था। साथ ही अनाज भी जल रहा था और वो बेबस खड़े अपनी तबाही को देख रहे थे। अब वो आग जमींदार के भी मकान तक पहुंच चुकी थी। मकान से कुछ ही देर में धू धू करके गगनचुंबी लपटें उठने लगी थीं। अब सारा गांव राख के एक बड़े ढेर में तब्दील हो चुका था। सबके मुंह पे सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि भुनगी के दिल से निकली हुई आह से आज पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। भुनगी एक तरफ खड़ी करुण क्रंदन करती हुई उजड़े हुए गांव को निहार रही थी और निर्दयी जमींदार का कोई अता पता न था। साथियों, इस हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी का मर्म सिर्फ यही है कि किसी असहाय बेबस को सताना और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर खुद को बलिष्ठ दिखाने की लालसा इंसान को हैवान बना देती है। भले ही वो कितना भी बड़े रुतबे वाला हो, पर उसे भले बुरे का कोई ज्ञान और अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं होती। जब किसी निर्बल के दिल से आह निकलती है तो बिना किसी विलंब के सीधे अर्श पर पहुंचकर अपना असर दिखाती है। इसलिए कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार और ज़्यादती कभी नहीं करनी चाहिए। साथियों, अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सबको इतनी बुद्धि दे कि हम किसी बेसहारा को कभी ना सताएं, ना ही किसी असहाय का कभी दिल दुखाएं। हमारा यही प्रयास रहे कि हमेशा सबकी हर संभव जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें और सबकी दुआएं लें। यही ईश्वर की सच्ची बंदगी है। साथियों, अब अगली कहानी में आप सबसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी
जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।